हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमबे क्लासेस। एमबे क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का। ये है पार्ट 6। स्पेशली डिज़ाइंड है ये फॉर नाइलेट OAB-C लेवल बैंक एग्ज़ाम्स लाइक PO, क्लैरिकल and HPJOA, insurance, SSC, SSB and all government exams where the computer is a mandatory subject. So let's start with the lecture. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डेफिनेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मेन कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओके, सो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको एक बार पहले वॉच करना इससे पहले एंड देन कम टू दिस पार्ट so that you can connect with the contents which we are going to discuss in today's class. Okay, so application program जो है वो usually required होते हैं on the operating system to function। जितने भी काम करवाए जाने हैं किसी भी operating system पे या किसी भी डिवाइस के ऊपर वो होंगे through the operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग की अगर बात की जाए तो ये मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज क्या होते हैं? लाइक हमारे पास ये है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का मॉनिटर ये है, CPU ये है और यहाँ पे कीबोर्ड है। अभी रिसोर्सेज को किस किस को मैनेज करता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपका माउस, यहाँ पे है आपका प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर्स हैं। जैसे कोई भी और ऐसी डिवाइसेस जिनको आप अटैच कर रहे हो लाइक प्रोजेक्टर हैं। ओके, तो ये सारे आगे यहाँ पे रिसोर्सेज। तो ये मैनेज करता है रिसोर्सेज को। क्या मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। OS के साथ हम इसको एब्रीविएट करते हैं। और इट प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, ये यूज़र्स को इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर क्या है। वैसे हार्डवेयर है, मॉनिटर को आप टच फील कर सकते हो, कीबोर्ड को भी, CPU को भी। अगर लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप इनसे काम नहीं ले सकते, तभी आपके लिए बस खाली डब्बे हैं। ठीक है, इट इज़ यूज द एप्लीकेशंस आर रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इट सपोर्ट्स फॉर बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स को सपोर्ट करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा है, तो आज कमेंट बॉक्स में आंसर देना जरा यूटिलिटी बॉक्स क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम सॉरी क्या होते हैं। और ये जो लाइव चैट है इसमें आंसर ना देके आप नीचे कमेंट बॉक्स में देना, सो दैट आपके आंसर जो हैं आफ्टर द लेक्चर आई कैन वॉच देम एंड इवेलुएट वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। सो इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी कंट्रोल करते हैं। लाइक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हार्डवेयर कहाँ पे है। हार्डवेयर होते हैं इनर साइड में। अगर हम ये इसके वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो हार्डवेयर कहाँ पे है? इनसाइड। लाइक हार्डवेयर में क्या क्या आ गया? CPU है, डिस्क है, माउस है, प्रिंटर है। ओके, अब इन सब की रियलिटी भी तो दिखानी है कि इनका काम क्या क्या है। तो क्या दिखाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम आता है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो बीच वाली अगर ये लाइन ही नहीं है तो ये भी किसी काम के नहीं है और ये भी किसी काम के नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करवा रहा है? इंटरफेस। ये इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है ताकि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। किस पे करेंगे? हार्डवेयर के ऊपर। कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की यूजुअली यही होती है कि इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन द application software and the hardware or it provides the interface for the users। अब एक और डायग्राम है, देखो हार्डवेयर जो है ये डील करता है किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर एप्लीकेशन के साथ, और यूज़र जो है फाइनली इन सब का यूज़ करता है। ठीक है, यूज़र के लिए अदरवाइज ना हार्डवेयर किसी काम का है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम किसी काम का है, ना फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी काम के हैं। ठीक है, सो अगर यूज़र को सिस्टम यूज़ करना है तो उसके लिए पहले हार्डवेयर होना चाहिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, फिर होगा यूज़र का काम स्टार्ट। सो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक पिक्चर है जिसमें किस तरह से काम करता है ये, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है देखते हैं। देखो
फर्स्ट आ गया यहाँ पे, ये है नेमिंग सर्विसेज। नेमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर आपने अपना नाम वहाँ पे सेट करके रखा है तो लिख आता है वेलकम, फिर आपके यहाँ पे स्क्रीन आती है जहाँ पे आपका पासवर्ड है, तो उसके ऊपर नाम लिख के आता है, जो भी आपका नाम है वो। तो ये यूज़र के नेम को सेट करता है, नेम डिस्ट्रीब्यूशन, नेम रिजोल्यूशन एंड सिस्टम के एड्रेसेस, सिस्टम रूट्स प्रोवाइड करवाता है, नेमिंग सर्विसेज। फिर है फाइल सर्विसेज। फाइल सर्विसेज क्या है? ये फाइल सर्विसेज की कोलैबोरेशन है, डायरेक्टरी सर्विसेज इसमें आएंगी, ट्रांजैक्शन सर्विसेज हैं एंड एक्सेस सर्विसेज हैं, कि किन किन फाइलों को एक्सेस प्रोवाइड है, किसको नहीं है, डायरेक्टरी फॉर्मेट में रहेगी या कैसे है। लाइक फाइल क्या है आपके सिस्टम में? अब फाइल और डायरेक्टरी में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं यहीं पे। जैसे आपका ये सिस्टम है, ठीक है, ये कंप्यूटर मॉनिटर है आपका, यहाँ पे आपका कोई एक येलो कलर का फोल्डर है जिसमें कोई नाम लिखा है आपने, लाइक पिक्स लिखा है, ठीक। अब पिक्स की में जब आप क्लिक करते हो तो कुछ और फोल्डर निकल के आएंगे उसके बाद, अगर आपने कुछ और फोल्डर बनाए येलो कलर के। अब वो पर्टिकुलर पिक्चर जिस पे आपने क्लिक किया और आपके पास एक फ़ोटो निकल के आ गई, वो होती है फाइल, ठीक है। तो फाइल क्या है? फाइल एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक एक्सटेंशन रहेगी, जैसे उसका नाम है, लाइक अगर उसका नाम आपने पिक भी रखा है तो पिक डॉट JPG होगा, तो ये बन गई फाइल। फाइल कौन है? जिसकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन जो ये शो करती है कि इसका कंटेंट कैसा है। जैसे .jpg है तो उसमें कैसी फाइल्स हैं? इमेज फाइल है। लाइक अगर उसमें होता है MOV है तो वो मूवी है या वीडियो कोई होगा, MP3 है तो ऑडियो है, ठीक है। उसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जाएंगे? लाइक एल्गोरिदम फॉर लोडिंग शेयरिंग है, एल्गोरिदम फॉर लोड बैलेंसिंग है, प्रोसेस माइग्रेशन कोऑर्डिनेशन है। अब लोड क्या है यहाँ पे? अब जैसे हमारा प्रोसेसर है, उसमें हमने अपने कंप्यूटर में काम दिया करने के लिए, लाइक डाउनलोडिंग के लिए दे दिया है, आप टाइपिंग कर रहे हो साथ के साथ, आपने प्रिंटिंग के लिए कमांड दी है, और सॉन्ग्स आपने प्ले किए हैं, तो ये हो गए 4 काम आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब ये सिस्टम के लिए क्या है? ये है लोड, ठीक है। आपने कोई काम परफॉर्म करने के लिए दिया तो ये हो गया लोड। तो लोड जो है, अब ये एक प्रोसेसर है आपके पास, अब ये 4 काम करेगा। कैसे करेगा? आपको तो लगता है कि वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में जब भी काम हो रहा है वो एट अ टाइम एक ही काम होता है, ठीक है, एट अ टाइम एक ही काम होता है। लेकिन ये प्रोसेसर एक से दूसरी प्रोसेस के बीच में इतनी जल्दी स्विच कर जाता है कि हमें लगता है सारे काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो अब वो काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, या ये प्रोसेसर पहले इसको करेगा, जिसको भी करेगा, वो कैसे डिसाइड होगा? वो होगा एल्गोरिदम के ऊपर, एल्गोरिदम्स, ठीक है। और प्रोसेस जो है फिर माइग्रेशन कैसे होगी, या जो भी प्रोसेस स्किप होगी वो कैसे होगी। लाइक डाउनलोडिंग के लिए तो हमने देखो फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउनलोडिंग को, फिर है सेकंड है ये टाइपिंग थी, फिर क्या था ये जो भी था, फिर ये था, मतलब 4 काम है हमारे पास। अभी 4 काम में पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी प्रोसेसर कितनी जल्दी स्विच करता है वो इसकी कन्फिगरेशन के ऊपर या आपका कितना हाईटेक प्रोसेसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक ये मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड, हेप्टा सेकेंड में बीच में एक से दूसरे के ऊपर स्विच कर जा रहा है। अब जब डाउनलोडिंग हो रही है, इसके ऊपर इसके पास गया, अगर डाउनलोडिंग में काम चला हुआ है तो वो इसको स्किप कर देगा, अगले के पास जाएगा, अगले में देखेगा कि टाइपिंग हो रही है, सही से हो रही है, नहीं हो रही, अगला, फिर अगला, इस तरह से स्विच करता जाएगा। जो काम जब खत्म हो जाएगा उसको ये स्किप करके अगले को ये फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो काम होते जाएंगे उनको ये माइग्रेट करता जाएगा, उस प्रोसेस को स्टॉप करता जाएगा और अगले के ऊपर स्विच करता जाएगा, ठीक है। ये है यहाँ पे प्रोसेसेस, और इस तरह से ये लोड शेयर करता है, ठीक है, उनको प्रायोरिटी असाइन करके। प्रायोरिटी का मतलब है कि पहले कौन सा होना है, दूसरे पे कौन होगा, तीसरे पे कौन होगा, और जो काम खत्म हो जाएगा फिर उसको स्किप भी करना है। ऐसा नहीं कि उसी के पास घूमता रहा प्रोसेसर, ठीक है। अब प्रोसेसर के स्लो और फास्ट होने का कैसे है, जैसे आप कई बार टाइपिंग कर रहे होते हैं, या चाहे आप यूट्यूब पे वो सर्च पे लिख रहे हो, या आप वर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहे हो, कई बार आप टाइपिंग में पूरा वर्ड लिख देते हो लेकिन वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं सामने आपको। क्यों नहीं दिखता? और जबकि थोड़ी देर बाद वो आ भी जाएगा चाहे आपका, है ना। वो क्यों? क्योंकि प्रोसेसर आपका उस टाइम पे किसी और काम को करने में बिजी था। इसलिए कभी आप जैसे कमांड देते हो ना कि फाइल को ओपन करना है या एंटर प्रेस कर रहे हो, तो वो एक बार की कमांड भी सिस्टम को समझ में आ जाती है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होता है वहाँ पे। नहीं तो लगे हुए हैं 5-6 बार एंटर 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 करने या किसी की को प्रेस करने, और जब आप बाद में आउटपुट देखोगे तो वो 10 बार वो चीज़ हो चुकी होगी, है ना। कई बार गूगल क्रोम को खोलते हैं तो एक बार में खुलता नहीं, आप 10 बार क्लिक करते हो, फिर 10 पेजेस एक साथ खुल के आ जाते हैं आपके पास, फिर उनको क्लोज करने में टाइम वेस्ट करते रहो। अब ये है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये हो गया रिसोर्स मैनेजमेंट और ये हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट।
प्रोसेस मैनेजमेंट में भी सेम है, ऑपरेशंस ऑन लोकल प्रोसेसेस है, ऑपरेशन ऑन रिमोट प्रोसेस है, प्रोसेस सिलेक्शन माइग्रेशन, प्रोसेस माइग्रेशन कोऑर्डिनेशन। अब रिसोर्सेज के केस में हम ले लेते हैं काम, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं फिर इन्हीं काम को वापस, यही ठीक है कि ये हमने काम करने के लिए दिए और ये काम किस तरह से हो रहे हैं, तो वो सारा काम। अब है उसके बाद डेडलॉक की मैनेजमेंट। डेडलॉक क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। डेडलॉक है लाइक ये है आपके पास सिंगल रोड, एट अ टाइम एक ही कार जाएगी यहाँ से, ठीक है, तो एक कार यहाँ से जा रही है और एक कार यहाँ से आ रही है, इसके पीछे भी 10 कारें और लगी हुई हैं, इसके पीछे भी 10 कार और लगी हैं, तो ये यहाँ पे खड़ी हो गई हैं एक दूसरे के सामने आके, तो वो कंडीशन क्या हो गई, डेडलॉक, ना ये पीछे हटेगा ना ये पीछे हट रहा है, तो वो होता है डेडलॉक। जैसे कई बार आपका सिस्टम हैंग कर जाता है, तब हम क्या करते हैं, रीबूट करते हैं उसको, ठीक है, वो होता है डेडलॉक। डेडलॉक मैनेजमेंट में क्या क्या काम है अब यहाँ पे, डेडलॉक की डिटेक्शन है, डेडलॉक की रिकवरी है। मतलब अब इसमें सिस्टम के केस में ये डेडलॉक कैसे आया, देखो हमारे पास है एक ही प्रिंटर, ठीक, अब एक प्रोसेस भी सेम टाइम पे इसी को मांग रही है और दूसरी प्रोसेस भी सेम टाइम पे इसी प्रिंटर को मांगेगी कि मेरे को इसका यूज़ करना है। अभी दोनों में से कोई भी नहीं हट रही, दैट मीन्स दोनों की प्रायोरिटी सेम होगी अगर यहाँ पे, तो ना ये काम कर पाएगी ना ये काम कर पाएगी, सिस्टम हो जाएगा वहाँ पे हैंग। फिर आप उस प्रोसेस को एंड करोगे, मतलब उस टास्क को एंड करेंगे हम, फिर कमांड देंगे तब वो कमांड परफॉर्म होगी। तो ये होता है डेडलॉक की मैनेजमेंट। डेडलॉक की डिटेक्शन कैसे होगी और मैनेजमेंट या रिकवरी कैसे होगी, ये चीज़ देखता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा कंपोनेंट, डेडलॉक मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैनेजमेंट। इवेंट ऑर्डरिंग, इवेंट क्या होता है, जब आप माउस का क्लिक करते हो तो उसे कहते हैं हम इवेंट क्रिएट हो गई, ठीक है। वैसे तो माउस का क्लिक ही करते हैं जनरल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग में उसकी बात करते हैं तब हम कहते हैं इसको इवेंट क्रिएट हुई एक। और कंकरेंसी कंट्रोल है यहाँ पे। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैनेजमेंट में दो प्रोसेसेस को मैनेज करेगा ये, एक होगी इवेंट ऑर्डरिंग एंड एक होगा कंकरेंसी कंट्रोल। उसके बाद देखते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में क्या है, सिक्योरिटी है कि आपकी जो फाइलें हैं वो कितनी सिक्योर हैं, एक्सेस किस किस को है किसको नहीं है, डेटा इंक्रिप्टेड है नहीं है, तो एक्सेस कंट्रोल को देखेगा, रिसोर्स की प्रोटेक्शन है, कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन है। अच्छा, एक आपने वर्ड सुना होगा, ये हो गया ऑथेंटिकेशन यहाँ पे, ठीक है। और एक और वर्ड होता है हमारे पास, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन, ठीक है। तो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में देना जरा कितने लोग इसको आंसर करते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। कैपेबिलिटी एक्सेस लिस्ट है, की मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल, डेटा इंक्रिप्शन, डाटा इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स एंड कर्नल सिक्योरिटी। अब डेटा इंक्रिप्शन और इंक्रिप्शन के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, बस इनमें से एक टर्म भी समझ में आ गई तो दोनों आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब इंक्रिप्शन क्या है, जैसे ना आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखते होंगे, वहाँ पे लिख के आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन मेथड, ठीक है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन मेथड का क्या मतलब हुआ, ये है आपका सेंडर, एक है रिसीवर, इसने एक मैसेज सेंड किया इसको, ठीक, ये हमारे मोबाइल है, मोबाइल इसका, ये इसका, तो वहाँ पे लिख के आता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। दैट मीन्स इसने जो मैसेज भेजा वो बस इसी के मोबाइल पे ओपन होगा और कहीं पे नहीं ओपन होगा। तो ऐसा तो है नहीं वो गया नहीं। अब हमने ये OSI मॉडल में देखा है कि मैसेज कैसे ट्रैवल करते हैं, 7 लेयर्स हैं, इंटरनेट के थ्रू जाएगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ है उसमें, उसको भी एक बार देखना कैसे कैसे मैसेज ट्रैवल करता है। तो अब अगर बीच में किसी ने ये मेथड देखना है तो वो कैसे देखेगा, वैसे तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन लिखा है तो कोई नहीं देख पाएगा, तो इसके सिस्टम पे भी कैसे खुलेगा, वो खुलेगा किसी की के थ्रू। अब इंक्रिप्शन क्या है, देखो जैसे अब मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पे A B, नो हाँ ठीक है, A B और F, ठीक है, तो ये ओरिजिनल मैसेज है मेरा और मैं इसको लिख के भेजती हूँ 1 2 एंड 6, 126 है, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में गया, सामने वाले के सिस्टम के ऊपर जब पहुँचा तो वहाँ पे भी ये ABF ही पहुँचा, लेकिन बीच में अगर कोई देख रहा है तो उसको दिखेगा ये 126, ठीक है। तो 126 क्या है, एनक्रिप्शन है इस ओरिजिनल मैसेज की, ये हो गया एनक्रिप्ट यहाँ पे। और जब रिसीवर ने इसको रिसीव किया तो ये वापस पहुँच के यहाँ पे होगा डीक्रिप्ट, ठीक है। अब जो रिसीविंग का मोबाइल है उसके ऊपर ये पता भी तो होना चाहिए कि A का मतलब यहाँ पे 1 होगा, B का 2 है, इसी तरह से हम C का देखें तो वो 3 होगा, फिर D है 4, E होगा 5, ठीक है।
तो ये की भी दी जाएगी किसको, इस वाले सिस्टम को। वो या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी मैसेज पहुंचने के बाद, लेकिन हमें वो इंस्टेंट ही विजिबल हो जाता है, तो एज सच पता नहीं लगता कि वो कब गया। ठीक है, तो ये है एनक्रिप्शन। तो डेटा की इंक्रिप्शन कैसे है और एनक्रिप्शन में प्रोटोकॉल कौन से यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी देखता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिक्योरिटी का फीचर है वो इस चीज़ को भी चेकआउट करेगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो प्रोसेसेस हैं वो भी तो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। प्रोसेसेस का मतलब है जैसे डाउनलोडिंग, है ना, एक प्रोसेस है। नोटपैड को आपने ओपन करने के लिए कमांड दी, वो भी एक प्रोसेस हो गई। आपने गूगल क्रोम को ओपन करने के लिए कमांड दिया, वो भी प्रोसेस है। तो ये प्रोसेसेस भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तभी तो वो डेडलॉक की प्रोसेस मोस्टली अराइज नहीं होती। ये कभी कभी होती हैं जब आपने बहुत सारे काम एक साथ दिए हैं और बाई चांस 100 में से 1% का चांस है कि वो दो प्रोसेसेस जो हैं वो एक ही रिसोर्स को मांग रही हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल है। तो उसको हमको कौन देखता है, ये। अब यहाँ पे देखो जैसे प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग आप एक वर्ड की फाइल की भी दे रहे हो और एक इमेज की फाइल की भी दे रहे हो, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करती रहेंगी साथ के साथ कि तुम अगर यूज़ कर रही हो तो मैं नहीं यूज़ करूँगी उतनी देर, या तुमने दिया है तो ये नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, इसको चेकआउट करेंगे। एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रिमिटिव, ये दो जो हैं ये आ जाती हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में। उसके बाद लास्ट वन है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोटोकॉल। कौन कौन से प्रोटोकॉल सपोर्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है कौन से वर्जन का हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो आते हैं जैसे फर्स्ट है और मोस्टली यूज्ड है एंड मोस्टली नोन है, ये वाला प्रोसेस मैनेजमेंट है, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट फिर से क्लियर हो गया ना, प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस है जो हम कोई काम करने के लिए सिस्टम को देते हैं तो वो अराइज होती है एज अ प्रोसेस। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि ये आपकी हार्ड डिस्क है तो कौन सा चीज़ कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे वो सेव होगी, वो आ गई मेमोरी मैनेजमेंट। काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं सारे। फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन है, देख लिया हमने पीछे भी, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सेम। नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क सर्विसेज एंड यूजर इंटरफेस, ये सारे कंपोनेंट आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये है हमारे पास, एक हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम में कन्फिगर कर रहे हैं कि क्या काम हो रहा है अभी और क्या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ना मूवीज़ में ही देखा होगा चाहे, तो एक रेडार सिस्टम होता है, यहाँ पे एक ऑपरेटर देख रहा होता है कि ये कोई प्लेन आ रहा है तो वो अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, अब वो रनवे पे पहुँचने वाला है, अब वो यहाँ पे पहुँचेगा, कुछ इस तरह से है ना। तो ये वाले जो कंप्यूटर हैं या सिस्टम है हमारे, ये यूज़ करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। रियल टाइम का मतलब देखो नाम ही जस्टिफाई कर रहा है वैसे अपने आप को कि रियलिटी में इस टाइम पे अभी एट द मोमेंट या विद इन द सेकेंड क्या काम हो रहा है कहीं पे, वो कन्फिगर करवा रहा है यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे वाले जो सिस्टम है वो एग्जाम्पल आ जाते हैं यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलाउ करते हैं ओनली एक ही यूज़र को कि वो उसके ऊपर काम कर सके। ओनली वन यूज़र, सिर्फ एक ही यूज़र एट अ टाइम उस कंप्यूटर पे काम कर सकता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और एग्जाम्पल है इसके डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही काम ओनली वन प्रोसेस को ही एट अ टाइम परफॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं हम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका भी एग्जांपल सेम ही रहेगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अलाउ करता है नंबर ऑफ़ यूज़र्स को कि वो एक साथ काम कर सकें एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर। सिंगल कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल यूज़र जो हैं वो काम कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल हैं अब इसके लाइनेक्स है। जैसे लाइनेक्स हमने अभी एक दो मतलब लास्ट लेक्चर या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में अभी हमने एक बार पढ़ी है टर्म। ये किस चीज़ के साथ रिलेट की है ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में। लाइनेक्स है फॉर एग्जांपल, और ले लेते हैं यूनिक्स है या विंडोज़ हैं जो न्यू वर्जन्स आए हैं सारे 2000 के बाद के,
वो सारे वो आ जाते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मोर देन वन जॉब, लाइक मोर देन वन जॉब कैन बी परफॉर्म्ड ओके एट अ टाइम, तो उसे कहते हैं हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके भी एग्जांपल आ जाएंगे हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स 2, विंडोज़ है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ओके वो ये सारे एग्जांपल आ जाएंगे आपके पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट है फीचर्स। फीचर्स क्या हैं अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो फीचर्स की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं रिलायबल, ऑपरेशनल एट ऑल टाइम्स, जब भी आप काम लोगे तब ये काम करेगा। शुड कोऑर्डिनेट एंड हैव गुड कंडीशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ये आपस में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और इस मतलब अच्छी कंडीशन में ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को मैनेज करते हैं, डिवाइसेस को मैनेज करते हैं और जो भी प्रोसेस परफॉर्म करनी है उनको ये परफॉर्म करके देते हैं। ये एनहांस करते हैं टाइम शेयरिंग को। एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, मतलब ऐसे एग्जाम्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? लाइक कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बताना ज़रा क्या है? और क्वेश्चन आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन है। तो मोबाइल सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मोबाइल फ़ोन्स का 3D टेलीविज़न्स, वीडियो गेम्स है, ATM है, टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं, इन सब में यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब किस में नहीं होते हैं ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो डिजिटल वॉचेस में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं होते, ओके। माइक्रोवेव में डिजिटल माइक्रोवेव ओवन है या माइक्रोवेव्स हैं, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं होते। वॉशिंग मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई यूज़ नहीं है। कैलकुलेटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई यूज़ नहीं है। तो ये एग्जांपल्स हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ पे नहीं होते। एडवांटेजेस देखें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो क्या क्या हैं? लाइक ये ईजी टू यूज़ है, ईजी टू यूज़ तो है ही, लाइक हार्डवेयर को और यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली एज वेल, ओके। ये हार्डवेयर है H और U है यूज़र के लिए। इंटरमीडिएट बिटवीन ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम, या ऑटोमेटिकली। नो नीड टू नो एनी टेक्निकल लैंग्वेज, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कोई टेक्निकल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है याद करने की। लाइक आजकल हम कंप्यूटर को कैसे मतलब ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे दिख जाता है आपको माई कंप्यूटर अपना, है ना, या यहाँ पे कोई आपको मूवी दिख जाएगी तो आपने गए, आपने क्लिक किया इसके ऊपर और ये चल गया। तो ये हो गया कि आपको कोई टेक्निकल लैंग्वेज की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज से 15-20 साल पहले के कंप्यूटर देखो, वहाँ पे क्या होता था, आपके पास बस स्क्रीन होती थी लेकिन माउस एज इट इज़ काम नहीं करता था। तो हमें कैसे करते थे वहाँ पे काम? वहाँ पे करते हैं हम कमांड्स के थ्रू, कि अगर हमें उस पर्टिकुलर फाइल को खोलने की कमांड आती है तो वो खुल जाएगी, नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं आता फिर उस केस में, मतलब है ना, समझ रहे हो कि कमांड्स अगर हैं तभी कंप्यूटर आप ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपको कमांड्स का नॉलेज नहीं है तो दे आर ऑफ नो यूज़। तो टेक्निकल लैंग्वेजेस की आजकल कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं, आजकल के जो कंप्यूटर हैं उनको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले कंप्यूटर, की ग्राफिक्स लाइक इमेजेस है ना बनी हुई हर एक चीज़ की, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपको पता है ना। कई लोग तो व्हाट्सएप की स्पेलिंग भी नहीं आती, लेकिन बस वो सिंबल है कहीं पे बना हुआ तो उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अब ऐसी चीज़ें जिनके एडवांटेजेस हैं उनके डिसएडवांटेजेस तो होंगी ही होंगी, तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है वो हमारे प्रायोरिटी रहती है हमेशा। तो एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए डिसएडवांटेजेस मतलब वो कर लेते हैं थोड़ा हैंडल इनको भी कि क्या क्या है। इफ़ एनी प्रॉब्लम अफेक्टेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो जितना भी कंटेंट आपने सेव किया होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने मोबाइल का या लैपटॉप का या कंप्यूटर का बैकअप क्रिएट करते रहो, लाइक हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में चाहे एक बार, लेकिन बैकअप क्रिएट करते चलो साथ के साथ। कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम क्रैश हो गया तो सारा डाटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। इवन दो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जो रिकवर कर लेते हैं डेटा को, लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब उतनी उस टाइम पे आपके पास है नहीं फैसिलिटीज़ तो कैसे करेंगे, इसलिए बैकअप क्रिएट करते रहो साथ के साथ। एंड अनवांटेड यूज़र कैन यूज़ योर ओन सिस्टम। अब अनवांटेड यूज़र हमारे सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकते हैं? लाइक हम लोग क्या करते हैं,
कंप्यूटर में हम लोग करते हैं विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़, है ना। तो किसी ने अगर विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट का, उसी को अगर हैक कर लिया, तो जितने भी कंप्यूटर हैं जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें, उन सब का डेटा जो है वो एक तरह से हैक हो सकता है उस केस में। अब हैक हो सकता है तो अनवांटेड यूज़र हमारे डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक थोड़ी सी और बात कर ली जाए तो क्या है ये एनेबल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को कि हम उसे यूज़ कर सकें। इट एनेबल्स ऑल द प्रोग्राम वी यूज़, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। देखो ये वाली जो डायग्राम है वो हमेशा याद रखना कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस के सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हार्डवेयर को पता भी नहीं है कि उसका अपना भी काम क्या है। और एग्जांपल्स हैं देखो इसके, विंडोज़ है, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और फुल फॉर्म अगर पता होगी तो माशाल्लाह एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस की अगर बात की जाए तो प्रोसेस है हमारे पास अ प्रोसेस इन्वोक्स और इनिशिएट अ प्रोग्राम। जब भी हम किसी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं या इन्वोक करते हैं तो ये किसी प्रोग्राम को इनिशियलाइज करती है हमेशा। प्रोग्राम क्या होता है वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में बात की जाए तो ये होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इट इज़ एन इंस्टांस ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी मल्टीपल एंड रनिंग द सेम एप्लीकेशन। ये या तो बहुत सारी एप्लीकेशंस को भी रन कर सकती है, एक को भी। आप गूगल क्रोम को ओपन करते हो जैसे कभी, है ना, तो गूगल क्रोम पे आप एक बार क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन होता है। अगर आपने इस पर 10 बार क्लिक कर दिया तो इसी के पीछे 10 पेज ऐसे 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 ओपन आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एक बार भी चल सकती है, ये मल्टीपल टाइम भी चला देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नोटपैड इज़ वन प्रोग्राम एंड कैन बी ओपन ट्वाइस, है ना। नोटपैड एक प्रोग्राम है जिसको हम 2 बार भी ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ गूगल क्रोम का एग्जाम्पल दिया आपको। अब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। रियल टाइम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को ये हैंडल करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS की फुल फॉर्म हैज़ एन एडवांस्ड एल्गोरिदम फॉर शेड्यूलिंग। कोऑपरेटिव शेड्यूलिंग होती है यहाँ पे, एडवांस्ड एल्गोरिदम यूज़ की जाते हैं और शेड्यूलिंग में कोऑपरेटिव शेड्यूलिंग है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग भी है, फॉर एग्जांपल रेट है, यहाँ पे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज़ की जाती है। बस इनके नाम आपको पता होने, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इनको डिस्कस नहीं करेंगे। फिक्स प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्लाइसिंग। फिक्स प्रायोरिटी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, क्रिटिकल सेक्शन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड स्टैटिक टाइम शेड्यूलिंग एंड अर्लियर स्टोकेस्टिक डायग्राफ विद मल्टीपल थ्रेडेड ग्राफ ट्रेवर्सल। अब वही वाला फिर से यहाँ पे ग्राफ की जो बात हो रही है वही है रियल टाइम में। जैसे अब हम HRTC की बसेस में कभी रिजर्वेशन की होगी तो उसका अगर रिजर्वेशन का देखा होगा आपने तो कुछ इस तरह से वो आती हैं सीटें यहाँ पे, ठीक है। तो जो बुक हो चुकी होती हैं वो रेड कलर में आती हैं और जो बुक होनी होती हैं वो ब्लू जैसे कलर में। तो जिस सीट के लिए आपने रिजर्वेशन करना शुरू कर दिया वो दूसरों के लिए रेड आएगी उस टाइम पे। अगर आपने बीच में ही कैंसिल कर दिया तो वो थोड़ी देर बाद जब अपग्रेड होगा सिस्टम तो वो फिर से ग्रीन कलर की आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये फिर भी थोड़ा सा लैग कर जाता है टाइम से, लेकिन जो मैंने आपको वो एरोप्लेन वाला बताया था उसमें लैगिंग की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो एक नैनो सेकेंड में भी लैग कर गया तो कौन सा प्लेन किसके साथ क्रैश कर जाएगा वो, है ना, वो जो ऑपरेटर है वही समझ सकता है फिर उस वाली सिचुएशन को। ओके, नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग और ये है लास्ट। शेड्यूलिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या जब भी हम किसी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं तो वो किस तरह से काम करती है, उसके 3 प्रोसेसेस यहाँ पे दी गई हैं कि कैसे काम होता है। कि रनिंग हो रहा है, रनिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस के लिए जब वो रनिंग मोड में है तो वो एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट कहाँ पे होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर, ठीक है, एग्जीक्यूट ऑन द CPU। रेडी टू एग्जीक्यूट है उसके बाद नहीं, ये टर्म्स अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है। अगर जैसे हमारे पास है फिर से ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये है हमारे पास 5 प्रोसेसेस हमने करने के लिए दी, लेकिन इसकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसकी सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अब हमारा काम किस तरह से हो रहा है कि पहले पहला वाला काम होगा,
फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ हो रहा है, ठीक इस तरह से। अब जब ये वाली प्रोसेस काम कर रही है तो ये कौन सी स्टेट में है, मतलब जब इसके ऊपर प्रोसेसर काम कर रहा है तो ये है रनिंग स्टेट में। तो इसके बाद अगला काम किसका है, ये इसका है ना। जब इससे स्विच होके यहाँ पे आएगा तो यही अगली हुई ना, अगली हुई दैट मीन्स ये आ गई रेडी स्टेट में, ठीक है। और अब यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं जो 5 की या 4 की प्रायोरिटी के साथ हैं, तो कोई एक इनमें से होगी जो ब्लॉक स्टेट में होगी, एट द टाइम किसी एक कीप के ऊपर जाएगा और अगले के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि, ठीक है। और वही वाला जो फिर प्रोसेस है वो अराइज करती है फिर डेडलॉक वाली प्रोसेसेस को। तो वेटिंग फॉर एन इवेंट ऑफ द इनपुट और आउटपुट, ठीक। तो ये हो गया आज का लेक्चर हमारा। दैट्स ऑल फॉर द डे। You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook with this link, and thanks for watching the lecture. Stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.